हाय बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग रिस्पायरेशन पे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने रिस्पायरेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, रिस्पायरेशन क्या है, रिस्पायरेशन कहाँ होता है, तो प्लांट में कैसे रिस्पायरेशन होता है और एनिमल में कैसा रिस्पायरेशन होता है। रिस्पायरेशन में क्या स्टेप्स आते हैं, जैसा कि आपको बताया गया था 3 स्टेप्स हैं। ब्रीदिंग होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है और सेलुलर रिस्पायरेशन होता है। तो ये कंप्लीट रिस्पायरेशन का स्टेप होता है। जैसा कि बताया गया, प्लांट में ब्रीदिंग नहीं होता है लेकिन गैसियस एक्सचेंज होता है। फिर आपको बताया था कि जब रिस्पायरेशन होगा या किसी भी फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी बनेगा और वह एनर्जी एज इट इज यूज नहीं किया जा सकता है, उसको हमारे बॉडी में एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ने की कोशिश करते हैं रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। तो हम लोग चर्चा करेंगे रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। तो यहां पे पहला क्वेश्चन यह उठता है कि व्हाट इज द रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट या रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट किसे कहते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जिस मटेरियल का रिस्पायरेशन होता है, कहने का मतलब जिस फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होता है वही रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट कहलाता है। तो आप कह सकते हैं सीधा सीधा जो फूड मटेरियल होता है वही रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट होता है। तो आप कह सकते हैं द फूड मटेरियल जो फूड मटेरियल है, जैसे हम बात कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, हम कह सकते हैं प्रोटीन, फैट कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं प्रोटीन। तो ये तीनों ही रिस्पायरेटरी मटेरियल हैं या आप कह सकते हैं रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है। द फूड मटेरियल या सबस्ट्रेट अंडरगो इन द ऑक्सीडेशन, तो सच फूड मटेरियल इज कॉल्ड एज द रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है, तो रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट ये 3 हो गए, तो कहता है कि सबसे ज्यादा एनर्जी किस रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट से मिलता है, मतलब कौन सा रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है अगर जिसका ऑक्सीडेशन कराया जाए तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। तो आप कह सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस, ये पहला आपका क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है जो सबसे ज्यादा अमाउंट में एनर्जी बनाता है, इसका आंसर क्या होगा। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं लिपिड्स मॉलिक्यूल होगा या आप कह सकते हैं फैट मॉलिक्यूल होगा। एक मॉलिक्यूल ऑफ फैट का ऑक्सीडेशन होगा तो लगभग 10 एटीपी का फॉर्मेशन हो सकता है। तो अगर हम एक मॉलिक्यूल ऑफ लिपिड्स होगा तो हम कह सकते हैं लगभग 10 ग्राम उसमें एनर्जी भरा हो सकता है। तो इस तरह से इस टॉपिक को हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी किस रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के पास होता है, तो हम कह सकते हैं लिपिड्स। तो लिपिड्स इसका आंसर होगा लिपिड्स। तो लिपिड्स के पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो सबसे ज्यादा एनर्जी यही प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछता है, कहता है कॉमन रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट कौन है। तो हमारे बॉडी में या प्लांट बॉडी में मोस्ट कॉमन रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट तो कौन होता है, तो इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट इज द कॉमन रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। तो आप कह सकते हैं कॉमन रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। तो कॉमन रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट होता है कार्बोहाइड्रेट इज द कॉमन रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। तो मोस्ट कॉमन रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट इज द कार्बोहाइड्रेट। ये प्लांट का भी हो सकता है और यह एनिमल का हो सकता है। अब यहां एक क्वेश्चन और पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स कॉमन रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट होता है तीनों में से, तो तीनों में से कॉमन रिस्पायरेटरी सोर्स या कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन होता है। तो एनर्जी फिलहाल तीनों के ऑक्सीडेशन से बनेगा, लेकिन इन तीनों में सबसे पहले किससे बनेगा, कार्बोहाइड्रेट से बनता है, फिर किससे बनेगा, फैट से बनेगा, फिर किससे बनेगा, प्रोटीन से बनेगा। तो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी, कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी का कॉमन सोर्स क्या है। तो कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट इज द कॉमन सोर्स ऑफ
एनर्जी। तो तीनों में सबसे कॉमन एनर्जी का सोर्स कार्बोहाइड्रेट होगा। अच्छा, अगर हम बात करें रिस्पायरेशन इन जनरल दो तरह का हो सकता है, मतलब रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट दो तरह का होगा। रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के आधार पर रिस्पायरेशन दो तरह का होगा, एक होगा फ्लोटिंग रिस्पायरेशन और दूसरा होगा प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन। तो फ्लोटिंग रिस्पायरेशन किसे कहेंगे? जब रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट फैट या प्रोटीन होगा। जब रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट फैट या प्रोटीन होगा तो ऐसे रिस्पायरेशन को हम नाम देते हैं फ्लोटिंग रिस्पायरेशन। यदि रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट केवल प्रोटीन होगा तो हम कह सकते हैं, यदि केवल प्रोटीन होगा तो ऐसे रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट को हम कह सकते हैं ऐसे रिस्पायरेशन को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन। तो नाउ वी हैव टू टाइप ऑफ द रिस्पायरेशन। तो दो तरह का रिस्पायरेशन हो सकता है, एक हो सकता है फ्लोटिंग रिस्पायरेशन, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। तो फ्लोटिंग रिस्पायरेशन होगा। तो फ्लोटिंग रिस्पायरेशन किसे कहेंगे? जब आप कह सकते हैं जब रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट कौन हो? प्रोटीन एंड फैट। अगर प्रोटीन और फैट दोनों ही रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है तब ऐसे रिस्पायरेशन को हम नाम देते हैं फ्लोटिंग रिस्पायरेशन। दूसरा होता है प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन। तो प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन किसे कहेंगे? तो सिंपली हम कह सकते हैं यदि रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट प्रोटीन हो तो ऐसे रिस्पायरेशन को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन। इसका आंसर होगा व्हेन रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट यदि रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट प्रोटीन है तो ऐसे रिस्पायरेशन को हम नाम दे सकते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन। तो हमने सीखा रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट क्या क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं ये तीनों ही रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट हैं, तो तीनों ही या जो फूड मटेरियल होते हैं वही रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट कहलाते हैं। जो फूड मटेरियल होते हैं वही रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट कहलाते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है, जो भी रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है, यदि ऑक्सीडेशन इसका होगा, यदि इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो किसी भी रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट का यदि ऑक्सीडेशन होता है तो वह एनर्जी बनाता है, मतलब रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज होगा तो वह एनर्जी बनाता है। तो यह जो एनर्जी बनता है, क्या इस एनर्जी को हमारी बॉडी एज इट इज यूज कर सकती है? तो बिल्कुल नहीं कर पाएगी। तो आप कह सकते हैं दिस एनर्जी डू नॉट यूज्ड एट इट इज, यूज्ड एज इट इज। ये ऐसे ही यूज नहीं होगा, ये जिस फॉर्म में एनर्जी ये बनेगा इस फॉर्म में एनर्जी यूज्ड नहीं होगा। तो यह एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है? तो दिस एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इन फॉर्म ऑफ एटीपी। तो यह एनर्जी एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इस एटीपी के फॉर्म में इस एनर्जी को कौन कन्वर्ट करता है? तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं यह माइटोकांड्रिया का काम होता है। माइटोकांड्रिया के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, उसी का यह काम होता है, यह एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो एटीपी को ही हम कहते हैं एनर्जी करेंसी। क्या कहिएगा? एनर्जी करेंसी। तो इसको हम एनर्जी करेंसी के नाम से जानते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज द एनर्जी करेंसी, या यह एटीपी क्या है, या एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी करेंसी। तो नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी करेंसी। तो हम लोग बात करते हैं एनर्जी करेंसी पे। एनर्जी करेंसी, तो एनर्जी करेंसी क्या है? व्हाट इज द एनर्जी करेंसी? तो एनर्जी करेंसी इज कॉल्ड एज द एटीपी। तो एनर्जी करेंसी को हम एटीपी कहते हैं, इसका पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, तो इस एनर्जी करेंसी को हम नाम देते हैं एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो इसको हम कहते हैं एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। जैसे एडीपी होता है एडेनोसिन डाईफॉस्फेट, उसी तरह से एटीपी होता है जिसको हम एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम सीखते हैं। तो एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, तो व्हाट इज द एनर्जी करेंसी? पहला क्वेश्चन है एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी, तो एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं? तो एनर्जी करेंसी इज द एटीपी। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, कहता है कि साइट ऑफ एटीपी फॉर्मेशन, यह एटीपी बनता कहां है? तो हम कह सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है साइट ऑफ एटीपी फॉर्मेशन।
तो एटीपी फॉर्मेशन, एटीपी का फॉर्मेशन कहां होता है? तो इसका आंसर है एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारे सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल्स होते हैं जो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स है, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। और यह माइटोकॉन्ड्रिया फिजन के द्वारा अपनी संख्या को सेल के अंदर बढ़ाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या प्लांट सेल के कंपेरिजन में एनिमल सेल्स में ज्यादा होगा। कहने का मतलब जिसके बॉडी का सेल ज्यादा काम करेगा उसके बॉडी के सेल में ज्यादा संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। अब हम बात करते हैं साइट ऑफ एटीपी फॉर्मेशन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और प्लांट में एटीपी कहां बन सकता है? क्लोरोप्लास्ट में भी बन सकता है, क्लोरोप्लास्ट। तो एटीपी क्लोरोप्लास्ट, प्लांट में जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें भी बन सकता है। तो प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में बनता है, लेकिन एनिमल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, तो इसलिए केवल माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। चलो आगे हम बात करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, तो एटीपी के बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, तो हम कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो एटीपी बनने के प्रोसेस को क्या कहेंगे? तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इज कॉल्ड एज। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी बनता है एटीपी और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी बनता है, तो दोनों को अलग अलग नाम से जानेंगे। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इज कॉल्ड एज। तो पहला है फास्फोरिलेशन कहते हैं, फास्फोरिलेशन या फास्फोराइजेशन, और दूसरा कहते हैं फोटोफॉस्फोराइजेशन, फोटोफॉस्फोराइजेशन या फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो फोटोफॉस्फोरिलेशन, दूसरा है फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो फोटोफॉस्फोरिलेशन, तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो दोनों टर्म यूज कर सकते हैं, फास्फोरिलेशन भी यूज कर सकते हैं और फोटोफॉस्फोरिलेशन भी यूज कर सकते हैं। यदि एटीपी का फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है तब हम इसको कहेंगे फास्फोरिलेशन। यदि यही एटीपी का फॉर्मेशन क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है तब इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन द माइटोकॉन्ड्रिया, इज कॉल्ड एज द फास्फोरिलेशन, and process of formation of ATP in chloroplast, तो this is called as the photophosphorylation। ये तो बात रही एनर्जी के फॉर्मेशन के प्रोसेस की। तो इस तरह से हमने दो चीजें सीखा। आगे हम बात करते हैं एनर्जी प्लांट में किस फॉर्म में स्टोर होता है। तो आप कह सकते हो इन प्लांट एक्सेस एनर्जी या एक्सेस फूड स्टोर्ड इन फॉर्म। तो प्लांट में किस फॉर्म में एक्सेस फूड का स्टोरेज होता है? तो ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर प्लांट ज्यादा भोजन बना लिया तो उस भोजन को किस फॉर्म में स्टोर करेगा? तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं स्टार्च के फॉर्म में। तो प्लांट इन जनरल भोजन को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। इसी तरह से अगर हम बात करें एनिमल्स में, तो एनिमल स्टोर द एक्सेस फूड। अगर एनिमल बॉडी में ज्यादा भोजन बन जाता है तो वह भोजन किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो इसका आंसर होगा ग्लाइकोजन। तो एनिमल्स में एक्सेस फूड ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, जबकि प्लांट्स में एक्सेस फूड जो होता है यह किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। अब यहां पे हम बात करते हैं पावर हाउस ऑफ द एनर्जी। तो एनर्जी का पावर हाउस किस स्ट्रक्चर को कहा जा सकता है? तो सिंपली हम कह सकते हैं जहां पर एटीपी बनता है उसी को हम पावर हाउस भी कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं पावर हाउस ऑफ द एटीपी, पावर हाउस ऑफ एनर्जी। तो कह सकते हैं पावर हाउस ऑफ एनर्जी। तो पावर हाउस ऑफ एनर्जी कहने का मतलब एनर्जी जहां बनता है उसी को हम पावर हाउस कहते हैं। तो एनर्जी का फॉर्मेशन कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम नाम देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को हम नाम देते हैं पावर हाउस ऑफ द एनर्जी। यह एनर्जी का पावर हाउस कहलाता है। अच्छा, अब यहां एक क्वेश्चन और आता है, बाबू लोग जरा देखिएगा, क्लोरोप्लास्ट में भी तो एनर्जी बन रहा है, क्यों? क्लोरोप्लास्ट में भी एनर्जी बन रहा है, तो फिर क्लोरोप्लास्ट को क्यों पावर हाउस नहीं कहते हैं? इसका मेन अंतर यह होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी बनाता है वो दूसरे सेल के लिए बनाता है, बॉडी के दूसरे काम को करवाने के लिए बनाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी बनता है
क्लोरोप्लास्ट में जो एनर्जी बनता है वो एनर्जी क्लोरोप्लास्ट के द्वारा यूज कर लिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, माइटोकांड्रिया के द्वारा बनाया गया एटीपी स्वयं माइटोकांड्रिया के द्वारा यूज नहीं किया जाएगा, दूसरे को दिया जाएगा, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के द्वारा बनाया हुआ एनर्जी स्वयं क्लोरोप्लास्ट खा जाएगा। तो इस क्लोरोप्लास्ट में एक तरफ से एनर्जी बनता है रिस्पायरेशन के दौरान, और फोटोसिंथेसिस के दौरान यह एनर्जी क्लोरोप्लास्ट खा जाता है। तो जितना बनाता है तो उतना एनर्जी खा भी जाता है क्लोरोप्लास्ट। तो इसलिए क्लोरोप्लास्ट को हम पावर हाउस ऑफ द सेल नहीं कहते हैं। पावर हाउस का काम क्या होता है? दूसरों के घर में बिजली को पहुंचाना। अगर ऐसा पावर हाउस हो भैया, ऐसा हाउस हो जहां बिजली बनता हो और वो स्वयं खा भी लेता हो। जैसे मान ले कोई घर है, घर में कोई एक छोटा सा बिजली बनाने का प्लांट लगा, अब वो बिजली प्रोड्यूस करना शुरू किया, खुद उसी घर में यूज हो गया, पड़ोसी के घर में तो गया नहीं, वो बिजली को डिस्ट्रीब्यूट तो किया नहीं, इसलिए उस पर्टिकुलर घर को हम पावर हाउस नहीं बोलेंगे। पावर हाउस वो होगा जो जो है करंट को बनाए और पूरे दुनिया को सप्लाई करे, तो वो कहलाएगा पावर हाउस। तो माइटोकांड्रिया उसी का काम करता है, एनर्जी बनाता है तो स्वयं यूज नहीं करता है, तो सबको देता है, इसलिए माइटोकांड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं ये एनर्जी हमको किससे मिलता है? तो ऑब्वियसली हम कर सकते हैं रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट से, और मोस्ट कॉमन रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट कौन होगा? कार्बोहाइड्रेट। और हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट 3 होते हैं। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट कौन होता है? मोनोमर कौन होता है? ग्लूकोज। तो अगर हम एक ग्लूकोज की बात करें तो 1 मोल, एक ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो एक ग्लूकोज 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज की बात करें तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज में कितना एनर्जी भरा हो सकता है? तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में कितना एनर्जी होता है? तो हम कह सकते हैं 686 कैलोरी, तो 686 किलो कैलोरी। तो याद रखिएगा 686 किलो कैलोरी। इसको कैलोरी में हम लिखेंगे 2 जीरो और बढ़ा देंगे, तो इस तरह से हम कह सकते हैं 686 किलो कैलोरी एनर्जी एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में भरा होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं तो एक एनर्जी करेंसी मतलब एक एटीपी में, एक एटीपी, एक एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में एक एटीपी में कितना एनर्जी होता है? तो एक एटीपी में हम कह सकते हैं कितना एटीपी होता है? तो हम कह सकते हैं एक एटीपी के अंदर कितना एनर्जी भरा होगा? 7.28 किलो कैलोरी एनर्जी। तो 7.28 किलो कैलोरी 7.28 कैलोरी एनर्जी इसमें भरा हो सकता है एक एटीपी के अंदर। तो एक एटीपी के अंदर 7.2 किलो कैलोरी एनर्जी भरा हो सकता है। तो ये तो एक एटीपी की बात रही। और इस तरह से एक ग्लूकोज से, तो ध्यान दीजिएगा, एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से, अगर एक ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, एक ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो कितना एटीपी मिलेगा? 38 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो टोटल 38 एटीपी बनेगा। और इस तरह से अगर हम बात करें 38 एटीपी से कितना हो गया? तो 38। तो एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन पर कितना किलो कैलोरी एनर्जी मिला? तो एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से कितना एनर्जी निकला? तो आप कह सकते हैं 38 गुणे 7.28, 38 गुणे 7.28। तो हमको एक ग्लूकोज से एनर्जी मिल जाएगा। तो एक ग्लूकोज से लगभग कितना एनर्जी निकलता है? तो आप कह सकते हैं 276.44 किलो कैलोरी एनर्जी। तो आप कह सकते हैं 276 किलो कैलोरी एनर्जी। तो एक ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कितना? 276 किलो कैलोरी एनर्जी निकलेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, एक ग्लूकोज के अंदर भरा कितना? इतना, और निकल कितना रहा है? इतना। तो कहने का मतलब बहुत अंतर है। जितना भरा है पूरा का पूरा नहीं निकल रहा है, तो मतलब बाकी का क्या हो रहा है? बाकी का हीट के फॉर्म में लॉस हो जा रहा है। तो आप कह सकते हैं तो एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन पर, एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन पर, तो एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन पर लगभग 40% एनर्जी रिलीज होता है। केवल 40%, लगभग 40% एनर्जी रिलीज होता है, बाकी और एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है। रिमेनिंग एनर्जी लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ हीट, तो हीट के फॉर्म में लॉस कर जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में इतना एनर्जी भरा होता है। अगर एक ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेंगे तो इतना एनर्जी निकलेगा। अच्छा, अब जरा देखिएगा,
एक ग्लूकोज में जितना एनर्जी भरा होता है उसका मात्र 40%, 40 से 45% एनर्जी रिलीज होता है। बाकी रिमेनिंग जितना 55 से 50% जितना एनर्जी बचा वो सब का सब एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस कर जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं एटीपी की। एटीपी में जो एनर्जी होता है वो कैसे निकलता है, तो हाई फॉस्फेट बॉन्ड क्या है, लो फॉस्फेट बॉन्ड क्या है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो एक एटीपी के अंदर जो एनर्जी भरा है तो उसको जो है उस पे हम बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो एटीपी तो इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, तो इसको हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एडिनोसिन, तो एडिनोसिन क्या है, यह एक न्यूक्लियोसाइड है। ट्राई मतलब 3, फॉस्फेट मतलब फॉस्फेटिक ग्रुप। तो आप कह सकते हैं तो एडिनोसिन ये क्या है, ये एक न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड। और ये क्या है ना, फॉस्फेट है। तो न्यूक्लियोसाइड की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोसाइड किसका बना होता है, तो नाइट्रोजिनस ये किसका बना है, एडिनोसिन और पेंटोज सुगर का, एडिनोसिन और पेंटोज सुगर मतलब 5 कार्बन का। तो जो है नाइट्रोजिनस बेस और सुगर मिल करके न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। और यदि इस न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट जुड़ जाए तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। तो आप याद रखिएगा, तो यह एटीपी क्या है, एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है, ना कि एक न्यूक्लियोसाइड है। तो हम कह सकते हैं एटीपी यह एक जो है न्यूक्लियोटाइड है। तो जब यह एटीपी हाइड्रोलाइज होता है तो एक एक फॉस्फेट बॉन्ड टूट करके निकलता है। तो जैसा कि अगर हम बात करें तो एडिनोसिन, तो एडिनोसिन में क्या है, एडेनिन और सुगर है, एडेनिन और सुगर। और इससे क्या लगा है, 3 फॉस्फेट लगा है, 1 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट और तीसरा फॉस्फेट, ये 3 फॉस्फेट है। तो ये पूरा एटीपी का स्ट्रक्चर है, मतलब एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। जब यह एटीपी हाइड्रोलाइज होगा तो एक एक फॉस्फेट बॉन्ड टूटता चला जाएगा। अब जरा हम देखते हैं, जैसे हाइड्रोलाइज करा के देखते हैं। जैसे यह एटीपी है, जैसे मान लेते हैं ये एटीपी है, तो दिस इज द एटीपी। तो एटीपी का हाइड्रोलिसिस करेंगे, HOH हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, एक फॉस्फेट निकलेगा तो एडीपी बन जाएगा। और फिर इसका हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं तो मतलब यहां से एक फॉस्फेट रिलीज हो गया, तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हो गया, एक फॉस्फेट निकला तो डाइफॉस्फेट हुआ। अब फिर इसका हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट हो गया, तो यहां से भी एक फॉस्फेट बच गया, तो अब एक फॉस्फेट इसमें बचा। तो इस तरह से फॉस्फेट जब निकलता है तो एनर्जी बाहर निकल के आता है। तो इस तरह से 3 फॉस्फेट है, तो तीनों में अलग अलग अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगा। अच्छा, यहाँ पे एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम एटीपी की बात करें तो एटीपी का हाइड्रोलिसिस कराएं, HOH हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या निकलेगा, एडीपी बनेगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग हो गया और कितना एनर्जी निकला है ना, ढेर सारा एनर्जी निकला एक फॉस्फेट बॉन्ड टूटने से। तो कितना, 7600 कैलोरी एनर्जी। तो आप कह सकते हैं 7600 कैलोरी एनर्जी निकला, तो 7600 कैलोरी एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुआ। उसी तरह से हम एडीपी की बात करें, एडीपी, तो एडीपी का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या बनेगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मतलब एक फॉस्फेट बाहर निकल गया। तो ये फॉस्फेट निकलेगा तो फिर एनर्जी निकलेगा, और इस बार एनर्जी थोड़ा कम निकलेगा। कितना एनर्जी निकलेगा इस बार, 6500 कैलोरी एनर्जी, 6500 कैलोरी एनर्जी। और अब फिर एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या बनता है, एडेनिन अलग हो जाएगा, सुगर जो एडिनोसिन बन जाएगा, एडिनोसिन बनेगा प्लस फॉस्फेट बनेगा, प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाएगा बाहर, और ये बाहर निकलेगा तो एनर्जी लेकर के निकलेगा, तो कितना एनर्जी, 2200 कैलोरी। तो आप कह सकते हैं कितना एनर्जी बाहर लेकर निकला, 2200 कैलोरी एनर्जी। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। एटीपी का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो एडीपी बनेगा और 7600 कैलोरी एनर्जी निकलेगा। फिर इस एडीपी का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एएमपी बनेगा और 6500 कैलोरी एनर्जी लेकर निकलेगा। और एएमपी का अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, आना एक जो है तो क्या बनेगा, एडिनोसिन निकल जाएगा और 2200 कैलोरी एनर्जी ये फॉस्फेट बॉन्ड लेकर के निकलेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं एटीपी के अंदर जो बॉन्ड होता है
एटीपी के अंदर जो बॉन्ड होता है वो दो तरह के हो सकते हैं, हाई फॉस्फेट बॉन्ड्स हो सकते हैं और लो फॉस्फेट बॉन्ड हो सकते हैं। तो एनर्जी इसी एटीपी के अंदर स्टोर है, तो इसीलिए एटीपी को एनर्जी करेंसी कहते हैं। तो क्योंकि एटीपी के अंदर एनर्जी है इसीलिए इसको एनर्जी करेंसी कहते हैं, और एटीपी हाइड्रोलाइज करता जाएगा और इस तरह से एनर्जी बाहर निकलता चला जाएगा। तो आप इस बात को याद रखेंगे। अच्छा, अब एक चीज और यहाँ पे सीखते हैं। तो मसल्स में जो एनर्जी बनता है या जो एनर्जी बनता है, जैसे कोरी साइकिल ये आप मसल्स में पढ़ाया गया है, कोरी साइकिल क्या होता है और कोरी साइकिल कैसे काम करता है, तो वहां पे आपको बताया गया था कैसे एटीपी हाइड्रोलाइज करता है, फिर कैसे बन जाता है। तो ये सब चीजें आपको कोरी साइकिल में पढ़ाया जा चुका है जब आपको बताया जा रहा था मसल्स। तो जैसे कि अगर हम कोरी साइकिल की बात करते हैं, जैसे आप जानते हैं क्रिएटिनिन होता है, कोरी साइकिल। तो बाबू कोरी साइकिल ये मसल्स में होता है, मसल्स में होता है। तो अब जरा हम देखते हैं, इसमें होता है क्रिएटिनिन फॉस्फेट। तो क्रिएटिनिन फॉस्फेट है, तो क्या है क्रिएटिनिन फॉस्फेट है। और दूसरी तरफ है आपका एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है। कैसे बनेगा? अब ये क्रिएटिनिन फॉस्फेट में ये जो फॉस्फेट है ये जब टूटेगा तो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से जुड़ जाएगा। तो एक फॉस्फेट हमको यहां से मिल जाएगा, तो यह डाई की जगह पे ट्राई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जो क्रिएटिनिन बचा ये रिलीज हो जाएगा क्रिएटिनिन, और क्रिएटिनिन बाद में नए फॉस्फेट से जाकर के बाइंड कर लेगा। तो ये कोरी साइकिल होता है, और ये पूरा मैं डिटेल में नहीं बताया, शॉर्ट में बता दिया। ये मसल्स में चलता है, एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन जानना हमको बहुत जरूरी था, इसीलिए इसको आपको बता दिया गया। तो ये तो आपने सीख लिया कोरी साइकिल क्या है, एनर्जी करेंसी क्या है, कैसे एनर्जी करेंसी हाइड्रोलाइज होता है। अच्छा, अब हम कुछ कोएंजाइम की बात करते हैं। जैसे हम बात करते हैं एनएडी। कभी कभी पूछता है इसका पूरा नाम क्या है, एनएडी का पूरा नाम। तो हम कह सकते हैं इसका नाम है निकोटिनामाइड, है ना, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो आप कह सकते हैं निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो आप ये याद रखेंगे, ये पूरा नाम याद रखेंगे। एनएडी का पूरा नाम है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अच्छा, अब हम बात करते हैं एनएडीएच, कहीं कहीं लिखा होता है, तो ये क्या है? तो आप कह सकते हैं रिड्यूस फॉर्म ऑफ द एनएडी। तो एनएडीएच, तो एनएडीएच क्या है? तो एनएडी प्लस ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है, ये रिड्यूस फॉर्म है। तो आप कह सकते हैं दिस इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ एनएडी। तो यह एनएडी का रिड्यूस्ड फॉर्म होता है। एनएडीएच एनएडी का रिड्यूस्ड फॉर्म होता है। अच्छा, हम नेक्स्ट बात करते हैं एफएडी। ये भी एक तरह का जो है कोएंजाइम है। तो एफएडी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो एफएडी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो आप कह सकते हैं फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, तो याद रखेंगे इसका फुल फॉर्म एफएडी का फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अच्छा, अब इसी तरह से एक जो है कहीं कहीं लिखा होता है एनएडीपी। तो एनएडीपी का मतलब क्या है? निकोटिनामाइड एडिनो, है ना, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो कहीं कहीं लिखा होता है एनएडीपी। तो ये क्या है? तो जैसे अगर आप एनिमल्स पढ़ रहे होते हैं तो एनएडीएच पढ़ते हैं, लेकिन अगर प्लांट में फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे होते हैं जो है वहां पे जो एनर्जी यूज होता है तो वहां पे लिखा होता है एनएडीपी। तो आप कह सकते हैं ये क्या है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो डाइन्यूक्लियोफॉस्फेट सब सेम है, बस पी के जगह पे फॉस्फेट होगा। तो पी क्या डिनोट कर रहा है? यहाँ पर फॉस्फेट डिनोट कर रहा है। और इस तरह से भी लिखा हो सकता है NADPH2। ये क्या है? तो आप कह सकते हैं दिस इज रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ NADPH।
NADP। तो NADP का रिड्यूस फॉर्म क्या है? NADPH या NADPH2, यह NAD का रिड्यूस्ड फॉर्म होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो हमारे रिस्पायरेशन के दौरान जो एनर्जी ज्यादातर बन रहा है, ज्यादातर जो एनर्जी बन रहा है वो किस फॉर्म में बन रहा है? तो रिस्पायरेशन के दौरान एनर्जी जो बनता है वो किस फॉर्म में बनता है? तो आप कह सकते हैं वो NADH और FADH के फॉर्म में बनता है। तो NADH और FADH के फॉर्म में यह एनर्जी बनता है। तो एनर्जी बनता है, तो क्या इस फॉर्म में क्या ये एनर्जी करेंसी है? तो दिस इज नॉट एनर्जी करेंसी। नॉट आप कह सकते हैं ये एनर्जी करेंसी है, ये एनर्जी करेंसी है, लेकिन इसको एज इट इज यूज हम नहीं कर सकते हैं। जैसे भारत में पैसा किस रूप में चलता है? रुपया के रूप में। तो भारत का करेंसी क्या है? रुपए। लेकिन अगर हम अमेरिका इंग्लैंड की करेंसी की बात करें तो क्या है? डॉलर है। तो अगर कोई फॉरेनर भारत में आया, डॉलर किसी दुकानदार को देगा, तो क्या वो डॉलर चलेगा? तो बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना। एनर्जी भले है, वो पैसे भले है, लेकिन वो रुपए के फॉर्म में नहीं है, भारतीय करेंसी के फॉर्म में नहीं, इसलिए नहीं चलेगा जब तक उसको हम एक्सचेंज नहीं कराएंगे। तो उसी तरह से इसको भी एक्सचेंज कराना पड़ता है। तो NADH या FADH नॉट यूज्ड जो है एज इट इज, नॉट यूज्ड एज इट इज, ये ऐसे ही नहीं यूज किया जा सकता है ना, क्योंकि ये डॉलर के फॉर्म में है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप कर सकते हैं ये, इसको कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? NADH और FADH को कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो एक NADH से 3 ATP बनता है, उसी तरह से एक FADH से 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो एक NADH से 3 ATP बनता है और एक FADH से, है ना, एक NADH2 यहां भी कर सकते हो, NADH2 या NADH या FADH2, तो या FADH, तो इससे 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो हमने सीख लिया एनर्जी। अब दूसरा बात आता है, डू प्लांट ब्रीथ? डू प्लांट ब्रीथ, क्या प्लांट में ब्रीदिंग होता है? तो क्या प्लांट्स में ब्रीदिंग होता है या प्लांट्स ब्रीदिंग करते हैं? तो इसका आंसर क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं, प्लांट में ब्रीदिंग नहीं होगा। प्लांट में गैसेस एक्सचेंज होगा, सेलुलर रिस्पायरेशन होगा, लेकिन प्लांट ब्रीद नहीं कर सकता है, प्लांट में ब्रीदिंग नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं नो, इसका आंसर होगा प्लांट ब्रीद नहीं करता है, नो ब्रीदिंग, नो ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग किसका फीचर होता है? तो ब्रीदिंग किसका फीचर होता है? दिस इज द फीचर ऑफ, दिस इज फीचर ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म। तो यह हायर ऑर्गेनिज्म एनिमल्स का फीचर होता है। एनिमल्स में ब्रीदिंग होता है, जो हायर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं और जो हायर एनिमल्स कॉर्डेट्स होते हैं, तो उनमें ब्रीदिंग होता है। ब्रीदिंग के लिए एक स्पेशल तरह का रिस्पायरेटरी ऑर्गन चाहिए। तो आप कह सकते हैं ब्रीदिंग रिक्वायर्ड, ब्रीदिंग रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। तो ब्रीदिंग होने के लिए एक स्पेशल तरह का ऑर्गन की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। ब्रीदिंग होने के लिए एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। इसीलिए प्लांट्स में ब्रीदिंग नहीं होता है। तो प्लांट में ब्रीदिंग नहीं होगा, लेकिन गैसियस एक्सचेंज होता है। तो हम लोग प्लांट के गैसियस एक्सचेंज को समझते हैं। तो गैसियस एक्सचेंज, तो गैसियस एक्सचेंज के लिए भी ऑर्गन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन प्लांट में टेम्पोरली गैसियस एक्सचेंज होता है। तो हम कह सकते हैं गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज। तो प्लांट में गैसियस एक्सचेंज की बात करें तो प्लांट में गैसियस एक्सचेंज किसके कारण होगा, या प्लांट में गैसियस एक्सचेंज किसके कारण हो सकता है? तो आप कह सकते हैं गैसियस एक्सचेंज, अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल में गैसियस एक्सचेंज लंग्स के अंदर पाए जाने वाले एल्वलाई में होता है। लंग्स हमारा है, तो हमारे लंग्स का यूनिट होता है एल्वलाई, सैक लाइक स्ट्रक्चर। वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। तो एनिमल्स में एल्वलाई में होता है। उसी तरह से अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज कहां हो सकता है? तो प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज होने के लिए कई स्ट्रक्चर हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं स्टोमेटा, तो स्टोमेटा के द्वारा हो सकता है, जो कि लीफ में पाया जाता है। दूसरा लेंटिकल्स हो सकता है, लेंटिकल्स जो कि प्लांट के स्टेम के बार्क के ऊपर पाया जाता है। प्लांट का जो छाल होता है, बार्क होता है, उसी के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसको हम लेंटिकल्स के नाम से जानते हैं।
और कहां पे हो सकता है ना, और कहां पे हो सकता है, माइक्रोपाइल के द्वारा हो सकता है, माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल के द्वारा गैसेस एक्सचेंज हो सकता है। तो माइक्रोपाइल कहां होता है, सीड में। तो सीड के ओपनिंग को, सीड की जो ओपनिंग होती है, इसी के द्वारा वाटर और ऑक्सीजन सीड के अंदर घुसता है और सीड जर्मिनेट करता है। तो माइक्रोपाइल के द्वारा गैसियस एक्सचेंज सीड में होगा, लेंटिकल्स के द्वारा बार्क में होगा और स्टोमेटा के द्वारा लीफ में होगा। तो ये सब वो स्ट्रक्चर हैं जो प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज में भाग लेते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जो एग्जैक्टली हमको पढ़ना था इस चैप्टर में, सेलुलर रेस्पायरेशन। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे रेस्पायरेशन कितने तरह का है। तो सब पहले देखेंगे हम एरोबिक रेस्पायरेशन क्या है, जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं, अनएरोबिक रेस्पायरेशन क्या है ना, उसके क्या क्या स्टेप है। तो एक एक करके स्टेप अब हमको पढ़ना है। तो थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।